नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या है उसके बारे में हम जिक्र करें। पूर्वी समस्या के तहत 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, जिसकी अगर बात की जाए तो क्रीमिया का युद्ध है, बाल्कन का युद्ध है और जो बर्लिन व्यवस्था। तो हम बात कर रहे हैं क्रीमिया के युद्ध से पूर्व की परिस्थितियों के बारे में बात करें, जिसके तहत हमने बात की थी सर्बिया का विद्रोह जो बाल्कन क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें मिस्र के द्वारा जो तुर्की की सहायता की जाती है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो अंकियार स्केल्सी की संधि के बारे में। ठीक है, तो ये जो संधि है जो बात की जाए क्रीमिया युद्ध से पूर्व होती है। क्रीमिया युद्ध किसके मध्य होता है? क्रीमिया युद्ध है जो तुर्की और रूस के मध्य होता है। तुर्की साम्राज्य जिसे ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता है। और पूर्वी समस्या कब पैदा होती है? पूर्वी समस्या तभी तो पैदा होती है जब पूर्व जो बात की जाए तुर्की साम्राज्य का क्या होता है, विघटन और पतन शुरू हो जाता है, यानी ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होता है। अब बात की जाए तो इस संधि के बारे में आज जिक्र करेंगे। जो बात की जाए अंकियार और स्केल्सी की संधि जिसे कहा जाता है, ये किस किस के मध्य होती है? तुर्की व रूस के मध्य। इस संधि के पीछे क्या कारण थे और किन कारणों से ये तुर्की और रूस के मध्य संधि होती है, उसके बारे में हम जिक्र। जैसा कि हमने यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यूनानियों के विद्रोह को दबाने के लिए जो जगह जगह विद्रोह हो जाते हैं, कई मुस्लिम जो सामंतों सरदारों का उनके द्वारा अगर बात की जाए, प्रतिनिधियों के द्वारा जो तुर्की साम्राज्य के प्रतिनिधि होते हैं उनकी क्या कर दी जाती है? हत्याएं कर दी जाती है यूनानियों के द्वारा। ठीक, क्रांतिकारी संस्थाओं का गठन करके। तो उसी दौरान उस विद्रोह को दबाने के लिए तुर्की के सुल्तान के द्वारा, मुहम्मद द्वितीय तुर्की का सुल्तान इस वक्त रहता है, और उसके द्वारा जो मिस्र के सुल्तान, मिस्र के राजा, मिस्र यानी कि इजिप्ट के शासक से क्या मांगी जाती है? सहायता मांगी जाती है। और मिस्र का शासक कौन होता है? मेहमत अली होता है। इसके द्वारा जो सैन्य सहायता प्रदान की जाती है किसको? तुर्की को। और इससे कई जो यूनान के विद्रोह का जो शुरुआती तौर में क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। अब इसके द्वारा सहायता की गई, तो सहायता की एवज में इसके द्वारा जो मेहमत अली मिस्र का शासक है, जो इसके द्वारा जो तुर्की की सहायता इन विद्रोह में की गई है, तो उसके बदले में इसके द्वारा कुछ मांगा गया। ठीक है, तो उसके बदले में तुर्की के द्वारा इसे एक क्रीट द्वीप का समूह दे दिया गया। अब इस बात से ये संतुष्ट नहीं हुआ कि इतना मेरा खर्चा हुआ है, उसके अनुरूप जो इसको कुछ नहीं मिला। और वैसे भी इसका मन बदल जाता है कि तुर्की साम्राज्य का तो विघटन हो रहा है, जैसे तैसे तुर्की साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया जाए? अधिकार कर लिया जाए। ये जो हृदय परिवर्तित हो जाता है किसका? मिस्र के शासक का, मेहमत अली का। ठीक है, तो अब तुर्की ने जो बात की जाए, तुर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय के द्वारा जो इसको भेंट स्वरूप जो सहायता करने के दौरान जो क्रीट द्वीप का समूह दिया गया, इससे ये संतुष्ट नहीं हुआ कि ये तो बहुत थोड़ी सी चीज़ मुझे प्राप्त हुई है जो सहायता की एवज में। अब इसके द्वारा निश्चय किया जाता है क्यों न तुर्की साम्राज्य के विघटन के दौरान कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाए। तब इसके द्वारा जो मेहमत अली के द्वारा बात की जाए, नवंबर 1831 ईस्वी में क्या किया जाता है? अपने पुत्र इब्राहिम को भेजा जाता है सेना देकर। इब्राहिम को सेना देकर जो सीरिया पर आक्रमण करने के लिए कहा जाता है। और उसी दौरान जो इब्राहिम के द्वारा जो सीरिया का क्षेत्र है, अकरा का क्षेत्र है, सीरिया, अकरा, दमिश्क, जाफा व गाजापट्टी अभी भी जो हम देखते हैं कि जो विवाद का क्षेत्र है, अगर बात की जाए तो सीरिया और इनके जो गाजा क्षेत्र है, इजराइल के बीच में अभी भी विवाद का जो क्षेत्र बना हुआ है अभी प्रेजेंट समय की बात की जाए तो यहाँ पे जो आक्रमण करने के लिए किसे भेज दिया गया? मेहमत अली के द्वारा अपने पुत्र इब्राहिम को भेजा गया। और इसके द्वारा क्या किया गया? आक्रमण करके सुल्तान की सेना को हर जगह पे, हर मोर्चे पे पराजित कर दिया। तो कौन से? तुर्की के सुल्तान की सेनाओं को इसके द्वारा जो इब्राहिम के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब तुर्की है जो धर्म संकट में फंस जाता है। तुर्की के सम्राट के द्वारा अब याचना की जाती है किससे? यूरोप की महाशक्तियों से। यूरोप की महाशक्तियों के स्वार्थों के बारे में हमने पढ़ा था। पूर्वी समस्या के पीछे वही तो एक कारण रहते हैं। अगर बात की जाए तो रूस से सहायता की मांग की की जाती किसके द्वारा? मुहम्मद द्वितीय के द्वारा, जो सुल्तान है कहाँ का? तुर्की का, टर्की का सुल्तान है जिसे। और उसके द्वारा जो मुहम्मद द्वितीय के द्वारा रूस से सहायता की या जो मांग की जाती, याचना की जाती है। इसके अलावा फ्रांस से, इंग्लैंड से भी ये सहायता की याचना करता है। इस वक्त इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा सहायता देने से इस पर मना कर दिया जाता है और ये पीछे खिसक जाते हैं। और रूस के द्वारा इस वक्त किसकी सहायता की जाती है? तुर्की की सहायता की जाती है। ठीक है, अब तुर्की की सहायता की
की जाती है, तो ये भी ऐसे फ्री में तो सहायता करेगा नहीं। और इसी दौरान ये संधि होगी आगे जाकर, जब इसके द्वारा जो मिस्र के विरुद्ध किसकी तुर्की की सहायता की जाती है, उसके बदले में ये संधि कौन सी होती है, अंकियार स्केल्सी की संधि इनके मध्य होती है, किसके, तुर्की और रूस के मध्य होती है। अब जो रूस के द्वारा सहायता का आश्वासन दिया जाता है और जिसके तहत रूस के द्वारा जो अपना जहाजी बेड़ा और अपने सैनिकों को किसकी सहायता के लिए भेज दिया जाता है, फरवरी 1833 में तुर्की की सहायता के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब इधर जो बौखलाहट शुरू हो जाती है किनके, इंग्लैंड और फ्रांस के। वैसे भी हमने देखा कि जो इनके यूरोपीय महाशक्तियों के स्वार्थों के तहत हमने पढ़ा था, जो बात की थी हमने, जो तुर्की में जो रूस के प्रभाव को कम करना चाहता था कौन, इंग्लैंड। और इस अगर ऐसा नहीं किया जाए तो तुर्की पे अगर रूस का प्रभाव ज़्यादा हो जाता था, जो उसके एशियाई जो उपनिवेश है वो क्या आ जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे। इंग्लैंड के कई क्षेत्रों पे उसके द्वारा जो उपनिवेश स्थापित किए, तो उसी दौरान जो और शक्ति संतुलन के तहत यूरोप महाद्वीप में जो रूस की शक्ति को कम करना चाहते थे कौन, इंग्लैंड और फ्रांस। इसी कारण हम देखेंगे क्रीमिया युद्ध के दौरान ये तुर्की के पक्ष से युद्ध लड़ेंगे। तो अब रूस के द्वारा जो सहायता की जाती है तो इस वक्त इनके द्वारा दखल दिया जाता है इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा, और जो तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय पे क्या बनाया जाता, दबाव बनाया जाता, और दबाव बनाते हुए उसके द्वारा जो इनके बीच में समझौता करवाते हुए मजबूरन जो सीरिया का क्षेत्र, दमिश्क का क्षेत्र, अलेपो तथा अदन का बंदरगाह किसे दिलवा दिया जाता है, ये मिस्र के शासक को दिलवा दिया जाता है। ठीक है, मिस्र का शासक कौन है, मोहम्मद अली को दिलवा दिया जाता है। किससे दिलवा दिया जाता है, तुर्की के सुल्तान से दिलवा दिया जाता है। तो अब ये जो दिलवा दिया, अब रूस बेचारा सहायता करने के लिए आ गया, तो अब वो कैसे लौटेगा फ्री में, यही है। तो रूस को भी कुछ न कुछ इसके द्वारा जो तुर्की के द्वारा जो भेंट दी जाएगी, और ये जो रूस के द्वारा अपनी सैन्य सहायता भेज दी गई, जहाजी बेड़ा भी भेज दिया गया। तो अब इनके मध्य जो समझौता होता है, जो इस सहायता की एवज में जो चीज़ दी जाती है, और उसी दौरान स्केल्सी की संधि की जाती है। अंकियार स्केल्सी की संधि किस किस के मध्य हो जाती है, तुर्की और रूस के मध्य हो जाती है, और रूस को विशेष अधिकार दे दिया जाता है तुर्की के द्वारा, जो डोर्डेनल्स जलडमरू मध्य स्थान है वहाँ तक जो रूस के युद्धपोत आ सकते हैं, और बाकी ये जो इंग्लैंड और फ्रांस को ये अधिकार नहीं दिया जाता है। और जिसी के तहत ये संधि होती है, और इस संधि के तहत तुर्की के द्वारा रूस को विशेषाधिकार देते हुए डोर्डेनल्स जलडमरू मध्य के क्षेत्र में जो रूसी युद्धपोतों की तैनाती और आवाजाही को क्या कर दिया जाता है, अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो ये कौन सी संधि होती है, अंकियार स्केल्सी की संधि होती है। अब इस समय तो रूस का जो प्रभाव तुर्की पे था वो चरम अवस्था में था, और तुर्की पे जो खूब प्रभाव रूस का हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा है रूस के स्वार्थों के तहत जो बाल्कन क्षेत्र है उसको रूस अपने जो साम्राज्य का भाग बनाना चाहता था। उसके अलावा जो रूस के द्वारा ये भी प्रयास किया जाता था कि जो तुर्की की राजधानी कस्तुंतुनिया पे कैसे अधिकार किया जाए। तो यहाँ रूस के प्रभाव में तुर्की आ जाता है, और रूस के द्वारा जब ये जो अनुमति प्रदान कर दी जाती है तुर्की के द्वारा कि तुम है जो डोर्डेनल्स जलडमरू मध्य तक अपने युद्धपोत ला सकते हो, इसके बदले में रूस के द्वारा जो तुर्की को सैन्य सहायता का वचन दिया जाता है, जब भी संकट की परिस्थितियां होगी तो रूस के द्वारा सैन्य सहायता तुर्की की कर दी जाएगी। ठीक है, अब उसके पश्चात मोहम्मद द्वितीय जो तुर्की का सुल्तान है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, सीरिया पे दोबारा आक्रमण कर दिया जाता है, पुनः आक्रमण कर दिया जाता है। इस क्षेत्र की समस्या वापस उलझ जाती है, और उसी दौरान अब जो मिस्र के शासक के द्वारा जो मोहम्मद द्वितीय को पुनः क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए जो बात की जाए, पुनः जो हस्तक्षेप किया जाता है किसके द्वारा, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा दोबारा से हस्तक्षेप किया जाता है। और जुलाई 1841 ईस्वी में हस्तक्षेप करते हुए इनके द्वारा जो लंदन की संधि करवा दी जाती है, किस किस के मध्य करवा दी जाती है, जो तुर्की और मिस्र के मध्य करवाते हुए इस विवाद को सुलझाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अब इसी संधि के दौरान उनके द्वारा जो रूस को विशेषाधिकार मिला था, उस विशेषाधिकार को भी क्या करवा दिया जाता है, समाप्त करवा दिया जाता है, क्योंकि उनको तो पहले से बात की जाए रूस से तो वह पहले से ही जलन थी, ये नहीं चाहते थे कि रूस का प्रभाव तुर्की में बढ़े। तो इस विशेषाधिकार को किसके द्वारा, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा समाप्त करवा दिया जाता है, और इन तीनों के द्वारा जो तुर्की की अखंडता यानी कि तुर्की का अस्तित्व बनाए रखने का आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व बनाने के लिए ये तीनों
जो अगर बात की जाए सहमत थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया तो इन तीनों के मध्य भी विवाद होगा। रूस ये देखता था कि इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ जाएगा, इंग्लैंड देखता था रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा, फ्रांस का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इन परिस्थितियों में इनके द्वारा जो तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्रीमिया युद्ध से पूर्व की घटनाओं के बारे में हमने जिक्र किया, जिसके तहत सर्बिया के विद्रोह का और बाद के यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का जो जिक्र हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, आज की क्लास में हमने बात की है जो अंकियार स्केल्सी की संधि। ठीक है, अंकियार स्केल्सी की संधि किस किस के मध्य होती है? तुर्की और रूस के मध्य होती है। जब हमने देखा कि जो मेहमत अली है, जो मिस्र का शासक होता है, उसके द्वारा जो तुर्की की सहायता की जाती है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उसकी एवज में तुर्की के द्वारा जो क्रीट द्वीप का समूह उसे दिया जाता है, उससे वह संतुष्ट नहीं होता है और उसके द्वारा जो अपने पुत्र इब्राहिम को सीरिया पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। और इब्राहिम के द्वारा सीरिया पे आक्रमण करते हुए सुल्तान की सेनाओं को पराजित करते हुए जो सीरिया का क्षेत्र, दमिश्क का क्षेत्र, गाजा का क्षेत्र है और उसके अलावा जो अकरा का क्षेत्र, जाफा का क्षेत्र है, और इन पे अधिकार कर लिया जाता है। तो इन परिस्थितियों में हमने देखा कि पुनः बात की जाए, जो तुर्की के शासक जो मोहम्मद द्वितीय के द्वारा जो रूस से, इंग्लैंड से और फ्रांस से सहायता की याचना की जाती है, और इस वक्त इंग्लैंड और फ्रांस जो सहायता से पीछे हट जाते हैं और रूस के द्वारा जब इसकी सहायता की जाती है, तो रूस के द्वारा जो सहायता की गई थी उस सहायता की एवज में इसके द्वारा जो अंकियार स्केल्सी की संधि करते हुए जो रूस को विशेषाधिकार प्राप्त दिया जाता है, और इस विशेषाधिकार के तहत जो डोर्डेनल्स जलडमरू मध्य है, उसमें जो यहाँ जो रूस के युद्ध पोतों को आने की अनुमति किसके द्वारा? तुर्की के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, और रूस के द्वारा जो सैन्य सहायता इसकी की जाती है, रूस के द्वारा अपने जो युद्धपोत भेज दिए जाते हैं, अपने सैनिक भेज दिए जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जो यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए जो इस पे दबाव बनाया जाता है तुर्की के सुल्तान के ऊपर, और तुर्की के सुल्तान पे दबाव बनाते हुए जो सीरिया का क्षेत्र है, दमिश्क का क्षेत्र है, अलेपो तथा अदन का बंदरगाह किसे दिलवा दिया जाता है? मिस्र के शासक जो बात की जाए मेहमत अली को दिलवा दिया जाता है। और रूस के द्वारा जो सहायता तुर्की की जाती है, इस सहायता के बदले में अगर बात की जाए, तुर्की के द्वारा जो ये अंकियार स्केल्सी की संधि करते हुए जो डोर्डेनल्स जलडमरू मध्य का क्षेत्र होता है, यहाँ तक रूस के युद्धपोतों को आने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, जिससे खफा हो जाते हैं कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, तो अब जो इस वक्त जो तुर्की पे जो बात की जाए, इसका प्रभाव, रूस का प्रभाव चरम अवस्था में चला जाता है, चरम अवस्था में रहता है। पूर्णतः जो तुर्की किसके प्रभाव में आ जाता है? रूस के। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो तुर्की के द्वारा आक्रमण किया गया था पुनः जो सीरिया के क्षेत्र में, और वहाँ जो मोहम्मद द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, तो उसी दौरान जो बात की जाए, इनके द्वारा पुनः हस्तक्षेप करते हुए इंग्लैंड और फ्रांस, और मध्यस्थता तीनों की रहती है, रूस की भी मध्यस्थता रहती है, और इनकी मध्यस्थता से जो लंदन की संधि करवा दी जाती है, किसके मध्य? तुर्की के सुल्तान और मिस्र के सुल्तान। तुर्की के सुल्तान की बात की जाए मोहम्मद द्वितीय, और मिस्र का सुल्तान मेहमत अली के मध्य संधि करवा दी जाती है लंदन, जिसके तहत इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और इस विवाद को सुलझाने के पश्चात अगर बात की जाए तो इन दोनों के मध्य संधि करवा दी जाती है, और इसी विवाद को सुलझाते हुए जो रूस का विशेषाधिकार होता है, उस विशेषाधिकार को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, और तीनों के द्वारा जो तुर्की की अखंडता को बनाए रखने का आश्वासन दिया जाता है। और इस तरीके से जो अंकियार स्केल्सी की संधि संपन्न होती है तुर्की व रूस के मध्य। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, उत्सुकता हो, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।